सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए और 9 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और आज हम एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सांख्यिकी। हमने सोचा कि 10 को शुरू कर देते हैं, पढ़ा देते हैं, लेकिन चूँकि हमने जाना कि कक्षा 9 में भी सांख्यिकी है और 9 वाले सांख्यिकी पढ़ना 10 वाले से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 वालों को भी ये सांख्यिकी पढ़ लेनी चाहिए। तो शॉर्टकट में ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। तो सांख्यिकी आपको पढ़ लेनी ही चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते थे सांख्यिकी की। और सांख्यिकी भैया मुख्य रूप से संख्याओं और तथ्यों और ग्राफों आलेखों का ये खेल होता है जो कि आपको कई चीज़ों को समझने और उनको प्रदर्शित करने, दूसरों के सामने रखने में काफ़ी सहायता प्रदान करता है, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की। ठीक, तो यही होता है अपना सांख्यिकी। अब इसके लिए आपको पूरी यहाँ पे परिभाषा दी गई है, बट वो सब हम छोड़ते हैं। देखिए, एक परिभाषा सांख्यिकी की देख लेते हैं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं कि भैया अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है जिसे सांख्यिकी कहते हैं। तो सांख्यिकी की ये परिभाषा रही। और सांख्यिकी में आपको मुख्य रूप से जो जानना है वो ये है कि आंकड़े क्या होते हैं। भैया आंकड़े क्या है? फॉर एग्जांपल, जैसे टीचर्स हैं, आपका टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने के बाद आप पूरी क्लास के जो भी नंबर्स मिले हैं उन सभी को लिख करके एक साथ रखें और जांच परख करें कि किस बच्चे के कितने नंबर आए, किसे और मेहनत करनी चाहिए, किसे सबसे कम नंबर किसके आए, सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए, किसका एवरेज में रहा, सबका एवरेज कितना रहा सबका, और कितना सब उसके आसपास रहे, कितना एवरेज से ज़्यादा है, कितने एवरेज से कम है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं यही सब अपना आंकड़े हैं। तो आंकड़ों के बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अपनी कक्षा के छात्रों की लंबाई को नापना और प्रत्येक महीने में कितने बच्चे आपके एक महीने में आपके कक्षा में किसी एक महीने में प्रत्येक दिन अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या जो आप गिन रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आंकड़े होते हैं। और ये आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। आइए इन दोनों प्रकार के आंकड़ों के नाम को समझ लेते हैं, उनके काम को समझ लेते हैं, क्योंकि वही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो पहली स्थिति में स्वयं अन्वेषक देखने वाले या फिर विचार करने वाले या फिर समझने वाले या फिर कुल मिला के ऐसा व्यक्ति जो आपके जांच कर रहा है, देख रहा है किसी भी सूचना को। तो पहली स्थिति में स्वयं अन्वेषक अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचना को एकत्रित करता है। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा कहा जाता है। अगर आप खुद किसी चीज़ की जांच परख करना चाहते हैं और जा करके किसी प्रकार के आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो ये प्राइमरी आंकड़ा, ये प्राइमरी डाटा हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति में जहां किसी स्रोत से जिनमें सूचनाएं पहले से एकत्रित हैं, आंकड़े प्राप्त किए गए हैं, उन आंकड़ों को गौड़ आंकड़े कहा जाता है। यानी कि आपने किसी उद्देश्य से वो आंकड़े इकट्ठा किए हैं या फिर किए हैं और मैं आपसे जाकर पूछ लूँ, भैया वो जो रिकॉर्ड आपने इकट्ठा किया था वो हमको दे दीजिए, और ठीक है, और मैं भी देखना चाहूँगा कि मैं उसमें कुछ और भी चीज़ें उसमें खोजना चाहता हूँ या फिर सेम वही चीज़ें खोजना चाहता हूँ, तो आप वो आंकड़े मुझे दे दीजिए। तो जैसा कि आपने उस आंकड़ों को इकट्ठा किया है तो वो आपका हो गया प्राइमरी आंकड़े, यानी कि प्राथमिक आंकड़े। और मैंने आपसे उन्हीं आंकड़ों को मांगा तो वो आंकड़े मैं खुद जाकर के तो उन्हें इकट्ठा नहीं किया था, पर आपने इकट्ठा किया है, इसकी वजह से वो मेरे लिए गौड़ आंकड़े हो जाएंगे, यानी सेकेंडरी डाटा। सो सिंपल चीज़ें थी, आपने समझ लिया प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े क्या होता है। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। प्रश्नावली 14.1 पे आ जाते हैं। हालांकि एक कक्षा की जो प्रश्नावली इसमें भी ज़्यादा कोई समस्या नहीं है और ये बहुत ही प्यार से बातों को समझने के लिए है। तो समझना शुरू करते हैं इस पहली प्रश्नावली, क्योंकि कहा जा रहा है कि
उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें आप एकत्रित कर सकते हैं? भैया हम दैनिक जीवन में अपने कर सकते हैं कि हम अपने घर वाले का जो मतलब उम्र है वो इकट्ठा कर सकते हैं। ये एक प्रकार की ये एक प्रकार का आंकड़ा होगा। और हम एक आंकड़ा इकट्ठा कर सकते हैं अपनी कक्षा के सभी यहाँ पे देखेंगे दिया है कि अपनी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की लंबाई या फिर सभी विद्यार्थियों की हम लंबाई इकट्ठा नाप लें, ये हम कर सकते हैं। अपनी कक्षा में एक महीने में प्रत्येक दिन अनुपस्थित रहे छात्रों की संख्या हम गिन सकते हैं। ये प्राथमिक आंकड़े रहेंगे, ठीक है, जो हम अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। अपने मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या गिन सकते हैं। अपने विद्यालय में आसपास के 15 पौधों की लंबाई नाप सकते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो चार्ट दिया है, 4-5 हमने 1-2 हमने अपने से बता दिया। तो ये हो गया दो जो दैनिक जीवन में हम कर सकते हैं। ये एक प्रकार का आंकड़ा ये भी होता है कि दिन भर में आप कितनी देर मोबाइल चलाते हैं। आपका मोबाइल अब स्मार्टफोन हो गया है और ये बताता है कि दिन भर आप ने मोबाइल जब चलाया कितनी देर तक मोबाइल चलाया है और किस एप्लीकेशन पे कितना ज़्यादा समय दिया है। ये सब भी आंकड़े हैं जो मोबाइल इकट्ठा करता है और आप भी उन्हें जान सकते हैं। तो गौड़ आंकड़े हो गए, लेकिन ये सारी चीज़ें जो इकट्ठा की जाती है ये सब के सब आंकड़े ही हैं। अब है दूसरा, ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक और गौड़ आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। तो जितनी चीज़ों को हमने इकट्ठा किया स्वयं जाकर के वो प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे, जिन्हें हमने इकट्ठा नहीं किया वो गौड़ आंकड़े हो जाएंगे। अब जैसे पहला ये हम ले लेते हैं कि अपनी कक्षा के 20 विद्यार्थी या फिर सभी विद्यार्थियों की लंबाई। अब ये लंबाई अगर हम जाकर खुद नाप रहे हैं तो यह प्राथमिक आंकड़ा है। और किसी कक्षा में एक महीने में प्रत्येक दिन अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या अगर निकाल रहे हैं, हम रोज़ गिन रहे हैं, तब हमारे लिए प्राथमिक आंकड़ा है। बाकी अगर रजिस्टर में दर्ज है कि एक महीने में प्रत्येक दिन कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, वहाँ से हम गिनते हैं, तब ये हमारे लिए गौड़ आंकड़ा होगा। अपने कक्षा के मित्रों के परिवार के सदस्यों की संख्या, ये हमारे लिए प्राथमिक आंकड़ा है क्योंकि हम खुद जाकर के गिन रहे हैं। विद्यालय के आसपास 15 पौधों की लंबाई, ये हमारे लिए प्राथमिक आंकड़ा रहेगा क्योंकि हम खुद जाकर उसे नाप रहे हैं, ठीक। और मोबाइल में हमने कितने समय तक इंटरनेट का यूज़ किया या फिर अलग अलग एप्लीकेशन का यूज़ किया, ये गौड़ आंकड़ा होगा क्योंकि मोबाइल इकट्ठा करता है और हम उससे जानकारी लेते हैं। ये गौड़ आंकड़ा हो गया। तो ये सारी चीज़ें मिल करके आपका पहला और दूसरा प्रश्न समाप्त हो जाता है। जितना सब कुछ हमने आपको समझाने की कोशिश की है वही है इस प्रश्न में। तो भाई बात ख़त्म हो जाती है और ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त हो जाती है।